नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इस वक्त विपक्ष के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट क्या है? धर्म संकट यानी कि इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के, और ऐसे में विपक्ष चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय सत्ता से हटा दे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में ना बने। इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए एक अहम बैठक होनी है 23 तारीख को। इसमें सब एकमत होने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात को लेकर होगी और पेंच भी इसी बात को लेकर फंसा हुआ है कि कौन कहां पर इलेक्शन लड़ेगा। विपक्ष की कांग्रेस को लेकर क्या मंशा है, ये सारी बातें आज हम इस शो में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, एक बात चल रही है कि कांग्रेस जो बाकी दल हैं विपक्ष के, वो ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्षेत्र में जहां पर वो अपना मजबूती रखते हैं, जहां पर वो इलेक्शन से लड़ते हैं, उन क्षेत्रों में दखल ना दे, बाकी वो देश में जहां पर मजबूत है वहां पर चुनाव लड़े। कम सीटों पर लड़कर क्या कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? विपक्ष की जो ये मंशा है कि कांग्रेस हमारे कार्यक्षेत्र में ना दखल दे, बाकी सब ठीक है, ये किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, 2019 के जो चुनाव हुए और 2024 के अब चुनाव होने हैं, इन दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा और नए तरीके से हमें सामने आना पड़ेगा, वरना नतीजे बदलने में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे वेग से चुनाव लड़ेगी और उसे कुछ राज्यों में जो हराया गया है उसका लाभ तभी होगा जब हम नई रणनीति के साथ सामने आए, वरना 2019 की तरीके से लड़ेंगे तो वही नतीजे आएंगे। तो उस क्रम में उन्होंने तय किया कि हम विपक्षी एकता का एक ताना बाना बुने, जिसे विपक्षी गठबंधन बोला जाए, और ये जो गठबंधन बने इसमें कोशिश ये की जाए कि हम एक बनाम एक, 1 वर्सेस 1, यानी कि एक बीजेपी का उम्मीदवार या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बनाम एक विपक्ष का उम्मीदवार देश की ज्यादातर सीटों पर यही हो, और वो 475 सीटों पर विपक्ष चाहता है। अब देखिए, ये सुनने में फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हकीकत यही है कि जब 1 to 1 फाइट होती है, आमने सामने की लड़ाई होती है, तो भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है, उसे नुकसान होता है, वो हार जाती है। तो ये फॉर्मूले के तौर पर सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। इसे हम फलीभूत होते हुए कई जगहों पर देख भी चुके हैं। जैसे जनता ने तय कर लिया कि जेडीएस को वोट नहीं देना है, तो अधिकांश वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ कर्नाटक में गया और 42 से 43% वोट के साथ उन्होंने जबरदस्त जीत सफलता हासिल की। पर अब समस्या यहाँ ये है कि इसे जमीन पर उतारने की जब बारी आई है, और सामने 23 जून की वो बैठक है जो पटना में होने वाली है, तो अब उस वक्त ये समस्या हो रही है कि आखिर कैसे इसको ज़मीन पे उतारा जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी न लड़े, पंजाब में कांग्रेस पार्टी न लड़े, क्योंकि इन दोनों जगहों पर उनके दल की सत्ता है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली हैं और उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर स्थिति में है, इसीलिए वो वहाँ वोट का बंटवारा ना करे, हम उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी अपने उम्मीदवार जहाँ तहाँ खड़ी करके भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान ना कर दे। ममता बनर्जी कहती हैं कि देखिए, अगर दिल्ली में आपको हमसे मदद चाहिए तो आप बंगाल में मत लड़िए, बंगाल में आप कैसे लड़ सकते हैं? तो यानी कि कांग्रेस को बंगाल में भी वेलकम नहीं है। उधर केसीआर के चंद्रशेखर राव कहते हैं कि जी, तेलंगाना में भी कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए, कांग्रेस को बे ऑफ बंगाल में फेंक देना चाहिए। अब ऐसे अगर देखते रहे तो एक के बाद एक राज्य जो है वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनके यहाँ मजबूत नहीं है, लिहाजा हमें ही लड़ने दिया, या कांग्रेस आती है तो वो वोट कटवा का काम करेगी और वोट काट करके वो बीजेपी को मदद पहुंचाएगी। तो उस तरह से अगर आप देखें तो दिल्ली हो गया, यूपी हो गया,
और बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, और भी कई राज्य हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि साहब कांग्रेस वाले ना आए, ये ठीक रहेगा। इसके अलावा आप देखिए कि कई जगहों पर कांग्रेस जो है सहयोगी गठबंधन में है, बिहार में है, जो मेन पार्टियां हैं वहाँ तो आरजेडी और जेडीयू हैं, तेजस्वी और नीतीश कुमार हैं। उसके अलावा आप देखिए स्थिति तो झारखंड में भी वही है, मुख्य पार्टी तो जेएमएम है। आप देखिए महाराष्ट्र में मुख्य पार्टी वहाँ पर जो नेतृत्व है वो तो पवार साहब का है, जो कि एमवीए को नेतृत्व देता है, उसके बाद उद्धव है, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति आती है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की चिंता ये है कि सब चाहते हैं कि हमें उनके राज्य में नहीं लड़ना चाहिए या बहुत रेड्यूस्ड रोल में रहना चाहिए, तो ऐसे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो फिर कांग्रेस को समझाया जा रहा है कि साहब आप अपने अस्तित्व की सोच लीजिए या देश के अस्तित्व की सोच लीजिए। 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, और हमें इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करना है तो आपको हमारे इस फॉर्मूले के अनुसार चलना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले से अगर चले तो विपक्ष वाले कांग्रेस को मात्र 200 सीट पर कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। कांग्रेस कर्नाटक में उसने जीत हासिल की और उसके बाद वो उत्साह में है। 3 और राज्यों जो मुख्य राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, अगर इन राज्यों में भी कांग्रेस जीत जाती है तो फिर विपक्ष की बात, या फिर जो ये 23 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है उसमें ये बात रखी तो जाएगी कि आप 200 सीटों पर लड़ लीजिए। तो इस बात को कांग्रेस क्यों मानेगी? वो अगर अपने आप में ही मजबूत हो जाएगी तो फिर दूसरों से कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगी? वो यही लॉजिक दी जाती है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि देखिए आज देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है वो अपने चरम पर है, मजबूत है, पर इसका हर अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ का अंत होता है, तो इसका भी अंत होगा। उसके बाद कौन? हमारे नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी युवा नेता हैं, 50 साल के आसपास के लोग हैं, तो कौन? आखिर 5 साल 10 साल जब भी भारतीय जनता पार्टी हटती है तो कांग्रेस पार्टी का नंबर आ जाता है। तो आप मुझे अगर इस तरह से रिड्यूस करते चलेंगे हर राज्यों में तो फिर तो हमारी ज़मीन ही खत्म हो जाएगी, और हम आपको क्यों बढ़ाएं? हमें क्या गरज है कि अरविंद केजरीवाल के लिए हम दिल्ली पंजाब छोड़ दें? हमें क्या गरज है कि हम छोड़ दें यूपी? हमें क्यों ऐसी उम्मीद हमसे की जाती है कि ममता जी के लिए हम पूरा बंगाल छोड़ दें या केसीआर के लिए तेलंगाना छोड़ दें? ये तो गलत बात है। फिर ऐसे तो हमें कल को कोई और भी कह सकता है कि आप उनके राज्य में छोड़ दीजिए। शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम कह सकती है कि सब आप झारखंड छोड़ दीजिए, हम लड़ लिया करेंगे। तो ऐसे अस्तित्व हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप अस्तित्व बचाने के क्रम में, देश का अस्तित्व बचाने के क्रम में आप हमें ही खत्म कर रहे हैं, और देश का अस्तित्व खत्म हो रहा है। एक आपने बोलना शुरू कर दिया है कि बीजेपी आ जाएगी तो देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उस चक्कर में आप हमें खत्म करना चाह रहे हैं। बीजेपी तो मुक्त से कांग्रेस दोनों मुक्त। आप पहले तो बीजेपी कहा करती थी कि कांग्रेस मुक्त चाहिए, अब तो विपक्ष को ही कांग्रेस मुक्त चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम लड़ जाएं और बाकी बिहार में, झारखंड में और महाराष्ट्र में हम गठबंधन में लड़ जाएं, दक्षिण में जाकर के हम कर्नाटक में अकेले लड़ें, बाकी जगह तमिलनाडु में गठबंधन लड़े, छोटे से राज्य केरल में लड़ जाएं, और कुल मिलाकर के 200 से 250 के बीच सीटें पड़े, इतने में हम संतुष्ट हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं, है ना, तो फिर ऐसे में कैसे विपक्षी एका होगा? लेकिन दूसरी तरफ समझाने वाले समझा रहे हैं उन्हें कि आप मान जाइए, क्योंकि जितनी कम सीटों पर आप लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी उतनी कम सीटों पर जीतेगी। लेकिन अगर विपक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस कमज़ोर है इसलिए कम सीटों पर लड़े, तो कांग्रेस कल को अगर राज्यों में जीतती है, 3-4 राज्य जो होने हैं उसमें अगर जीतती है तो अपनी पावर दिखा देगी ना, तो फिर तो कोई नहीं कह पाएगा। तो वो कहते हैं ना कि आप उन्हीं राज्यों में लड़िए जहां आप जीत रहे हैं। वो कहते हैं कि आप कर्नाटक में लड़िए, आप कहते हैं कि आप मध्य प्रदेश में अच्छा करेंगे, जीत भी सकते हैं, आप वहां लड़िए, छत्तीसगढ़ में लड़िए, आपकी सरकार है, आप राजस्थान में भी लड़िए, पर आप उत्तर प्रदेश में मत लड़िए, या मतलब नहीं लड़िए से तात्पर्य है कि आपको हम जितनी दें उतनी पर लड़ जाइए, हम आपको ना दे तो मत लड़िए। आप ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जाकर के मत लड़िए, आपकी कोई वजूद नहीं है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी टक्कर दे सकती हैं। ये बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कांग्रेस नेतृत्व। उसे लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा सीटें अगर
न भी लड़े, तो ये 200, सवा 200 और 250 में हमें समेटने की जो बात हो रही है ये गलत है। तो जहां पर विपक्ष चाहता है वो लड़े, जहां पर वो मजबूत है, वहां पे अगर वो जीतने की कैपेबिलिटी रखती है तो बाकियों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेगी? मान लीजिए अखिलेश यादव अगर कहते हैं कि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, या फिर मान लीजिए हम 4-5 सीटें छोड़ भी देते हैं, तो कांग्रेस क्यों मान जाएगी इस बात पे? क्योंकि कांग्रेस का एक वोट बैंक तो है, ये तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस को ऐसा नहीं है कि शून्य वोट बैंक वोट उसको मिल रहे हैं राज्यों में, तमाम राज्यों में उसको वोट तो कुछ ना कुछ तो वोट मिल ही रहे हैं। हाँ, बस जीतने लायक नहीं मिल रहे हैं कि वो जीत पाए, सीटें जीत पाए, इस लायक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक उसका कुछ तो आधार है ही। तो इस बात पे कांग्रेस क्यों ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी? और क्या ये बात, इस बात पे भी कांग्रेस मान जाएगी कि वो कमज़ोर है इसलिए सीटें छोड़ रही है? क्योंकि ये उसके एक अस्तित्व का भी सवाल है। अगर उसने ये छोड़ दिया कि 80 सीटें आप अखिलेश यादव को दे दीजिए, या फिर बंगाल की जितनी सीटें हैं वो ममता बनर्जी ही लड़ेंगी, तो उसके एक आगामी जो भविष्य है उसको लेकर भी सवाल है कि अब आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि आपका कोई जनाधार नहीं है, इसीलिए आपने दूसरे पार्टी को, रीजनल पार्टी को दे दिया। पर हकीकत तो देखिए आंकड़ों से सामने आती है। देश की 200 ऐसी सीटें थी लोकसभा की 2019 में जिस पर कांग्रेस और बीजेपी ने सीधी फाइट की, और उसमें से 170 के आसपास बीजेपी जीत गई। यानी कि उस वक्त की स्थिति, ये 2019 की स्थिति थी। यानी कि अगर 300 सीट आए बीजेपी को तो 170 सीट कांग्रेस की तरफ से दे दिए गए। मात्र 30 सीटों या उससे भी कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जीत पाई। यही लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष के द्वारा कि आप जब जब भी बीजेपी से लड़ते हैं, कांग्रेस और बीजेपी जब जब लड़ती है बीजेपी जीत जाती है। तो इस बात को समझिए आप जब भी लड़ेंगे तो कांग्रेस लड़ेगी तो बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी। उनका दूसरा लॉजिक ये है कि अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और आंध्रा को जोड़ें तो ये ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र, जहां पर वो 1/4 हुई, क्योंकि 4 बड़े दल हैं, अब तो 5 हो गए, एक नाथ शिंदे का भी है। तो बोला देखिए ये वो राज्य है जहां कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया किया है। आप पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए तो पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त सफलता है उनको। वो पिछली दफ़ा 18 लेकर के आए थे जहां पर उन्हें 0 मिला करता था या 1-2 मिला करता था। आप बिहार में चले आइए तो जब वो नीतीश जी के साथ थे तो 39 सीट्स आउट ऑफ 40 था उनका। यूपी की तो बात ही अलग है। वहाँ महाराष्ट्र में भी 48 में से 42 सीट लेकर के आए थे जब गठबंधन एक था। तो बोले यहीं से उनकी सरकार बन गई थी। इन राज्यों में अब विपक्ष को लोहा लेना है, ममता जी को लेना है, तेजस्वी यादव को लेना है, हेमंत सोरेन को लेना है, अखिलेश यादव को लेना है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेना है। तो इन सब जगहों पर आप अपने रोल को रिड्यूस कर लीजिए, हमें लड़ने दीजिए। नहीं, एक चीज़ नहीं समझ में आती है, जैसे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव हम देखते हैं कि मान लीजिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अगर हैं, तो वो अगर इलेक्शन में उतरे तो जैसे मैं दिल्ली का एक एग्जांपल लूँगा कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं, लेकिन विधानसभा में उल्टा हो जाता है कि मतलब बिल्कुल बहुमत, प्रचंड बहुमत जो है आम आदमी पार्टी को मिलता है। तो ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ये जो दावा कर रही हैं कि हमें ज़्यादा सीटों पर लड़ने दीजिए, हम यहाँ मजबूत हैं, हम जीत जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे जीत जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उनके आंकड़े भी बहुत अच्छे नहीं हैं। आप देखिए कि ममता बनर्जी सारी सीटें अपने लोकसभा की जीत जाती हैं क्या? अखिलेश यादव क्या सारी सीटें जीत जाते हैं क्या, जितनी सीटों पर लड़ते हैं? तो ये रीजनल पार्टी जो अगर ये दावा करती हैं कि कांग्रेस अगर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर हम उनको ज़्यादा सीटें दे देंगे तो उसकी हार हो जाएगी, आपकी भी तो जीत नहीं हो रही है। पर यह बात भी है कि आज ही जीत नहीं हो रही है,
लेकिन कल क्या होगा उसका भी ध्यान अगर रखा जाए और तो कांग्रेस इस टाइम 2019 में बिल्कुल धरातल पर थी। पर अब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, हाल फिलहाल के जो इलेक्शंस जीत हो, तो उसने कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया है लोगों के अंदर, थोड़ा वो भी बढ़ा है कि हाँ कांग्रेस भी एक पार्टी है, वो लड़ सकती है। पर गणित जो है ना वो वोट परसेंटेज में निहित है। पिछली दफा क्या अखिलेश के बराबर कांग्रेस ने वोट पाए थे? तो दावा कमजोर है। क्या सीपीएम और कांग्रेस को बंगाल में ममता बनर्जी के बराबर वोट आए? दावा कमजोर है। तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में हम सफल हो असफल हो, लेकिन अगर हम आपको स्पेस देने लगे, अगर हम आपको ही सारी जगह देने लगे, या फिर आपने कहा कि नहीं मैं भी अपने उम्मीदवार उतारूंगा, तो फिर तो आप जिता ही देंगे, फिर तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी एक प्रबल फोर्स है ना इस देश की, इस बात को तो मानना पड़ेगा ना कि वो एक मजबूत, ये तो विपक्ष को मानना चाहिए कि एक मजबूत पार्टी है जिसने 2 बार सरकारें बना ली हैं बहुमत की। तो उसे हिलाने के लिए जो स्ट्रैटेजी की जरूरत है वो स्ट्रैटेजी ये है कि आप उसे 1-to-1 की फाइट में एंटेंगल कीजिए, और जहां जहां भी वो लपेटे में आई है बीजेपी, वहां 1-to-1 फाइट थी। चाहे वो हिमाचल का उदाहरण हो, बहुत छोटा उदाहरण है, लेकिन कर्नाटक का उदाहरण तो बड़ा उदाहरण है। तो इन सब जगहों पर पकड़ में तभी आती है बीजेपी जब वो 1-to-1 फाइट में उसको उलझा लिया जाता है। अब ये 1-to-1 फाइट की बात कह रहे हैं कि आप मेरे पीछे आ जाइए, आप नहीं है मजबूत उत्तर प्रदेश में, आप हमारे पीछे रहिए। कांग्रेस को ये स्वीकार नहीं है, अभी तक स्वीकार नहीं है। हालांकि एक सेक्शन है कांग्रेस के भीतर जो कहता है कि ये कहा जा रहा है तो मान लिया जाए, क्योंकि ये सामान्य चुनाव नहीं है, इस बार असामान्य चुनाव है, और इसीलिए इस बार जरूरी है जीतना किसी भी हालत में। फिर हम सिस्टम को सेट राइट कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी तो आप बात मान लीजिए इनका, और इनको जैसे लड़ना है लड़ने दीजिए। लेकिन जो नेतृत्व है वो उसे फैसला लेना है। उसे लगता है कि फिर तो हमारी ज़मीन उखड़ जाएगी, नाम लेवा नहीं बचेगा, तो फिर हम कैसे अपने आप को दोबारा सस्टेन करेंगे। यानी कि ये जो 23 तारीख की पटना में बैठक होने वाली है ये बड़ी महत्वपूर्ण, अरे उसमें सबसे बड़ा पेंच तो यही है। हाँ, इसी लिहाज से सबसे बड़ा पेंच यही है, महत्वाकांक्षा है कौन अपने पास रखे, या फिर हर कोई रखे, और इससे या फिर सिर्फ कांग्रेस से ये उम्मीद करे कि वो रखे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिहाज से ये बैठक होने वाली है। देखिए, नीतीश कुमार ने अपने सामने अपनी शहर में सभी पार्टियों को जमा कर दिया। एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा संदेश है कि सारे दल जमा हो गए हैं। अपने वोटर्स के मन में ये संदेश उन्होंने देने में सफलता हासिल कर ली है कि सब मिल करके हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। तो कल को 1-to-1 उम्मीदवार भी आता है तो उसके बारे में जनता वोट करने के समय सोचने लगेगी। तो वो बैठक होने जा रही है। लेकिन अब उस बैठक में जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो विवाद है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। विवाद ये है कि हम आपके लिए कितना छोड़े, आप हमारे लिए कितना छोड़िएगा। और अगर हम नहीं छोड़ पाते हैं एक दूसरे के लिए तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है, तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए, पर अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ा समय है, ये समस्या सामने आ चुकी है, लेकिन थोड़ा समय है। नीतीश जी को लेकिन डर है कि कहीं जल्दी ना हो जाए। हाँ, ये बात भी है। कांग्रेस बहुत आसानी से अपनी जमीन छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। वो कह देगी कि जी हम लड़ते ही नहीं है, क्योंकि पंजाब में उसे पिछली दफा 8 सीट मिले थे। पंजाब में उससे सेक्रीफाइस की उम्मीद करना गलत है। 1 सीट मिली थी आम आदमी पार्टी को, भले ही बाद में असेंबली में उनके चुनाव बन गए, लेकिन संगरूर वाली सीट मिली थी, भगवंत मान वाली, वो हार गए, दोबारा हार गए। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस ये बात मान ले कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन यह है कि एक बार्गेनिंग चिप होता है राजनीति में हिमांशु, और कांग्रेस को कम से कम पे अगर लाना है, इस बार्गेनिंग चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। साहब कम लड़ो, साहब कम लड़ो। देखो, भारतीय जनता पार्टी 2014 में ज़्यादा लड़ी थी, 2019 में कम लड़ी। 2014 में 282 ही थे, 2019 में उसके 300 हो गए। तो ज़्यादा सीटें लड़ना कोई गारंटी नहीं होता है ज़्यादा वोट पाने का, ज़्यादा सीटें पाने का। तो इसीलिए आप कम लड़िए। अब देखिए, ये समझ पाती है कांग्रेस, या उसको लगता है कि उसके निहितार्थ जो हित है उसके, वो इस तरह की स्ट्रैटेजी में नहीं है, वो आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी से है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको कि अभी तय होना बाकी है। लिहाजा आप 23 जून की बैठक से बहुत बड़े निर्णय की उम्मीद मत करिए। नहीं, निर्णय इस बात को लेकर कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन खुल के सामने है, हर किसी के सामने है कि आप क्या आपके मन में है, विपक्ष के मन में क्या है, कि हम पूरी तरीके से लड़ें या फिर हम मिलकर साथ लड़ रहे हैं, यानी कि हम छोड़ रहे हैं। बिहार में कितनी सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं, या फिर और कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, या वहां पे जो स्थानीय नेता हैं वो लड़ेंगे। तो एक रफ जो एस्टिमेट है
वो इस बैठक से कहीं ना कहीं निकलकर सामने हाँ, इतना आए तो होगा। तो ज्यादा बेहतर होगा आगे के लिए। इतना होगा, लेकिन ये है कि देखिए ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये आयरन आउट हो जाते हैं। क्योंकि इसी तरह की बातें 77 में भी हो रही थी, 89 में भी हो रही थी, वीपी सिंह के टाइम में, 2004 में भी हो रही थी, इन सोनिया जी के टाइम में जब यूपीए बन रहा था। तो ये अंततोगत्वा जाकर के सेटल हो जाती हैं, आपस में टफ नेगोशिएशन होता है और कौन टफर साबित होता है वो ज़्यादा सीट लेकर के जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। 23 तारीख की बैठक इंपॉर्टेंट है, हमारी नज़र बिल्कुल रहेगी। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए विपक्ष कह रहा है और क्या कांग्रेस इसको लेकर मान जाएगी? आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।